हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। लेट्स क्वेश्चन वन से स्टार्ट करते हैं गाइस। कौन सा पर्व फेस्टिवल यूनेस्को हेरिटेज में शामिल होने जा रहा है? ओके, अभी हुआ नहीं है कंप्लीटली, बट होने जा रहा है, प्रोसेस में है। सो दिवाली, छठ पूजा, होली, बैसाखी। करेक्ट ऑप्शन इज, तो ये ज्यादातर बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश के एरिया में भी मनाया जाता है। और सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है इसमें। और बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल में प्रमुख है। 4 दिन का ये पर्व होता है। पर्यावरण हितैषी उत्सव और नदियों तालाबों पर पूजा की जाती है इसमें। ओके। और 2025 में से यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। और उत्सव और आयोजन शामिल है जिसे यूनेस्को द्वारा, मतलब इस कई और फेस्टिवल हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं और वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किए गए। एक बार उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार यूनेस्को इंपॉर्टेंट है तो उससे रिलेटेड जो फेस्टिवल वगैरह इंडिया के उसमें शामिल है उन्हें भी पूछ लिया जाता है। ओके। रामलीला, द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ द रामायण। 2008 में शामिल किया गया उत्तर भारत में दशहरा के दौरान रामायण का नाटक अभिनय। ओके। उसके बाद रामवन 2009 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार और रीतिकला। ओके। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। कब शामिल किए गए, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। 4 पवित्र शहरों में हर 12 वर्ष में होने वाला विशाल मानव संगम। ओके। और अर्ध कुंभ मेला क्या होता है, जो 6 वर्ष में लगता है एक बार। ठीक है। उसके बाद में दुर्गा पूजा इन कोलकाता 2021 में शामिल किया गया। 10 दिन की पूजा होती है ये दुर्गा दुर्गा माता की। गरबा ऑफ गुजरात 2023 में शामिल किया गया। गुजरात में नवदुर्गा के दौरान नाच गाना। ठीक है। पारंपरिक नृत्य होता है। और ये आपका नौरोज या नवरूज। ओके। 2016 में शामिल किया गया। पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव। ओके। उसके बाद में योगा 2016 में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास का एक पद्धति। ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं गाइस। ऑपरेशन अखल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नक्सल अफेक्टेड एरियाज, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कश्मीर वैली, पंजाब बॉर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज कश्मीर वैली में चलाया गया एक ऑपरेशन है आतंकवाद के अगेंस्ट। ओके। एंटी टेरर ऑपरेशन इन कश्मीर, भारतीय सेना और जे पुलिस का संयुक्त अभियान, आधुनिक ड्रोन और सर्विलेंस टेक का उपयोग, सीमा पार आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई। ठीक है। ऐसे ही ऑपरेशन जो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए हैं आतंकवाद के खिलाफ, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। ऑपरेशन अखल मैंने भी इसका आपको बता दिया है। ऑपरेशन रक्षक 1999 से जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चल रहा है। ऑपरेशन सर्प विनाश 2003 में जे.एंड.के में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए सर्प विनाश। ओके। ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में कश्मीरी घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ व्यापक अभियान। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को हटाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी को उनकी ही बॉडीगार्ड ने, जो सिख कम्युनिटी से आते थे, उन्हें मार दिया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। भारत का पहला ड्रोन पोर्ट कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है। हमारे ऑप्शन है मुंबई, कांडला पोर्ट, चेन्नई, कोची। करेक्ट ऑप्शन इज कांडला। समझते हैं। भारत का पहला ड्रोन पोर्ट कांडला पोर्ट ये गुजरात में है। और लॉजिस्टिक्स और कार्गो मूवमेंट के लिए ड्रोन उपयोग किए जाएंगे। ओके। डिजिटल इंडिया प्लस मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ एक कदम है। ठीक है। और एशिया में भी पहला ऐसा ड्रोन पोर्ट है। एशिया में भी और भारत में भी, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? ओके। तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आसाम। करेक्ट ऑप्शन इज केरला। केरला करेक्ट ऑप्शन है। ओके। ये क्या है, एर्नाकुलम केरला में एक जगह है और ये वहां पर है। और इसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछ लिया जाएगा एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो आपने पढ़ाई नहीं है। ठीक है। उसके बाद में दुर्लभ पक्षी प्रजातियां मालाबार ग्रे हॉर्नबिल और श्रीलंका फ्रॉगमाउथ। पेरियार नदी के किनारे है ये और 1983 में स्थापित किया गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड आ सकते हैं वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। फिर उसके अलावा जो भी पक्षी अभयारण्य हैं, बर्ड सेंचुरी और हैं इन इंडिया, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। भरतपुर
पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, जिसे अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ओके, सो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखेंगे, नेशनल पार्क। उसके बाद में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में ये हरियाणा में है। चिल्का झील, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चिल्का झील, और ये चिल्का झील पक्षी अभयारण्य है। कुमरकोम, ये है आपका बर्ड सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? केरला में है, वेम्बनाड झील के किनारे। सो किस झील के किनारे हैं, किस नदी के किनारे हैं, वो भी याद रखने जरूरी है। ओके, उसके बाद में रघुनाथिट्टू, ये कर्नाटका में है, कावेरी नदी के किनारे। उसके बाद वेदांगथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य। सो इम्पोर्टेंट है, सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य दक्षिण भारत का कौन सा है, ये पूछ लिया जाएगा। सो प्लीज आप याद रखेंगे। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है, सुंदर झीलों प्रवासी पक्षियों का घर। उसके बाद में मयानी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है, हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। ओके, आगे चलते हैं गाइस। भारतीय रेलवे द्वारा हवाई अड्डों की तरह लगेज नियम लागू किए गए हैं। एक यात्री एसी फर्स्ट क्लास में कितने किलो मुफ्त सामान ले जा सकता है? सो करेक्ट ऑप्शन ही 70 किलो। थोड़ा आप आइडिया रखेंगे, मतलब स्लीपर में कितना है, क्योंकि अभी नए रूल, ये रूल एक्चुअली पहले से थे, लेकिन अभी इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। ठीक है, अभी तक ये सख्ती से लागू नहीं किए जाते थे, अभी किया जाएगा। सो इसमें क्या है कि इसमें स्लीपर के लिए अलग है, और एसी की जो मतलब 1 2 3 टाइप की जो 3 तरह के होते हैं एसी में भी, उनके भी लिए अलग अलग है। सो आप थोड़ा आइडिया रखेंगे। ओके, थोड़ा समझते हैं डिटेल को। ट्रेन यात्रा में भी अब हवाई जहाज की तरह सामान की सीमा तय की गई है। यात्री मुफ्त में कितना सामान ले जा सकते हैं, यह ट्रेन की क्लास पर निर्भर करेगा। ओके, फर्स्ट एसी में 70 किलो, सेकंड में 50, थर्ड में 40। इस तरह ये कोई मतलब इतना हार्ड नहीं है, याद हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वैसे कम चांसेस है फिर भी एग्जैक्ट पूछने के, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट एसी का याद रख लीजिए। उसके बाद स्लीपर क्लास का याद रख लेंगे 40 किलो, और सेकंड क्लास जनरल का 35 किलो। ये 3 आप याद रख लेंगे। तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा, फाइन लगेगा। ओके, हाल ही में बिहार सरकार ने किस कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने का निर्णय लिया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 से 12वीं तक। ओके, डिटेल में समझते हैं। सो कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने का ऐलान किया गया है। 25-26 शैक्षणिक सत्र जो होगा से लागू होगी, और सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को मिलेगा। सो बात आती है कि क्या ये पहले लागू नहीं था? नहीं, ये 2017 तक लागू था। 17 और 22 तक क्या रहा कि डिजिटल वे में चीजें की जाएंगी, जैसे कि डायरेक्ट इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें देरी होती थी, और या फिर उस पैसे का जो जिस चीज के लिए पर्पस जो था उसमें उसका उपयोग नहीं किया गया, तो वो असफल रही वो स्कीम। तो उसके बाद में इसे पुनः हम वापस उसी चीज पर आ गए हैं बिहार सरकार, और अभी फिजिकल वे में किट उन्हें उपलब्ध की जाएगी, जिसमें स्टेशनरी और आपकी नोटबुक बुक्स वगैरह सब चीजें होंगी। ओके, उसके बाद में जो बिहार में स्टूडेंट से रिलेटेड और योजनाएं हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख तक की शिक्षा लोन बिना ब्याज, बाद में भुगतान। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, जन्म से स्नातक स्नातक तक लड़की को आर्थिक प्रोत्साहन। उसके बाद प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, विविध वर्गों के लिए कक्षा 11 से पीजी तक की छात्रवृत्ति। उसके बाद बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, 10वीं 12वीं पास छात्रों को एक मुफ्त आर्थिक सहायता। उसके बाद ग्रेजुएट गर्ल्स स्कॉलरशिप, स्नातक पास लड़कियों को 50,000 तक की सहायता। तो थोड़ा आप देख लेंगे कि किस किस में क्या है, थोड़ा आइडिया रखेंगे। ओके, तो आपको याद रहेगा। फिर आगे चलते हैं गाइस। हाल ही में लोकसभा में पारित बिल के अनुसार 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन ये होगा गुवाहाटी, आसाम में। ओके, और ये नॉर्थ ईस्ट में दूसरा IIM है। पहला कहाँ है? शिलोंग में, और दूसरा गुवाहाटी। ठीक है, उसके बाद में अग्नि 5 मिसाइल का अधिकतम रेंज कितनी है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 5000 से 8000 किलोमीटर। अब थोड़ा याद रखेंगे कि 5000 से ज्यादा है और 8000 से कम है, इसलिए आपको थोड़ा याद रहेगा। डिटेल में समझते हैं। विकासकर्ता किसने बनाई? DRDO ने। और ये क्या है? ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारक क्षमता रखती है।
ठीक है, जैसे इंडिया से मतलब समझ गए आप। उसके बाद में जो भी अधिकतम रेंज क्या है इसकी 5000 से 8000 किलोमीटर। और पेलोड क्षमता क्या है, लगभग 1650 किलोग्राम, जिसमें नाभिकीय वारहेड वह हथियार हैं जो परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बड़ा धमाका करते हैं शामिल हो सकते हैं। ओके, सो हमारे लिए एक ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो हमने एक तरीके से मिल गया है हमें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे, और वो जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वो आपको 2-3 दिन के अंदर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।